आज का हमारा टॉपिक लॉ ऑफ मास सेक्शन के बारे में है। लॉ ऑफ मास सेक्शन को समझने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो आपने जहन में रखना है वह है एक्टिव मास। एक्टिव मास एक्चुअल में क्या होता है, इसको समझने के लिए बीकर कंसीडर करें। हमारे पास फ्लास्क में कैल्शियम कार्बोनेट है, 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ मौजूद है। जब हम इसका रिएक्शन प्रोसीड करवाते हैं, इसको हीट अप करते हैं, इस 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में से सिर्फ और सिर्फ 8 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। यहाँ जो 8 ग्राम 10 ग्राम में से जो 8 ग्राम है कैल्शियम कार्बोनेट जिसने एक प्रोडक्ट बनाने में हिस्सा लिया है या जिसने रिएक्शन शो किया है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है, इसे हम एक्टिव मास का नाम देते हैं। बाकी जो 2 ग्राम है उसने रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, वो एज इट वैसे ही मौजूद है, उसे हम एक्टिव मास का नाम नहीं दे सकते। कुछ रिएक्शन में हमारे पास सारे के सारा जो मटेरियल प्रेजेंट होता है या सारे के सारे रिएक्टेंट जितनी अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं वो एक्टिव मास के तौर पर काम करते हैं। जैसे कि अगर 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है तो सारा का सारा अगर कैल्शियम कार्बोनेट पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में तो हम इसे भी एक्टिव मास का नाम देंगे। ठीक है, तो एक्टिव मास विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन टू गिव प्रोडक्ट। इंट्रोडक्शन देखते हैं। गुलबर्ग एंड वेक दो साइंटिस्ट थे। 1869 में इन्होंने लॉ ऑफ मास सेक्शन दिया, लॉ ऑफ मास सेक्शन को डिफाइन किया, उसको पूरा एक्सप्लेन किया। इनके मुताबिक रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास, यानी कि किसी भी सब्सटेंस के रिएक्ट करने की शरह या उसका जो रेट है वो डिपेंड कर रहा है उसके एक्टिव मास पर कि उसमें कितना एक्टिव मास है, कितने रिएक्टेंट एक्टिव मास के तौर पर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो सब्सटेंस रिएक्ट करेंगे डिपेंड कर रहा है किस पर, उसके एक्टिव मास पर, कि उसमें कितने रिएक्टेंट ऐसे हैं जो रिएक्ट करने के काबिल हैं। अगर हम इसको ओवरऑल देखते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन, पहले हमने जस्ट सब्सटेंस की बात की है, अगर हम अब देखते हैं तो हम बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो डिपेंड कर रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। यहाँ दो चीज़ें हैं, एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस, ये बात वही आ जाती है कि जो रिएक्ट कर रहे हैं सब्सटेंस उनके एक्टिव मासेस। दूसरा जो पॉइंट है वो है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं है कि रिएक्शन के थ्रू हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी बात हो रही है। प्रोडक्ट एक्चुअल में यहाँ मैथ की एक टर्म यूज़ की गई है जो मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ की जाती है। यहाँ 3 टर्म हैं जो मल्टीप्लिकेशन के लिए मोस्टली हम मैथ में यूज़ करते हैं, सिम्बलाइज करते हैं। a मल्टीप्लाई बाई b, यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल है, इसका मतलब ये है कि दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। यहाँ छोटी ब्रैकेट है, इसका मतलब भी आपस में वो क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही हैं। यहाँ बड़ी ब्रैकेट है, लार्ज ब्रैकेट है, इसका मतलब ये है कि दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। लेकिन एक्टिव मास के सिलसिले में ये जब हम एक्टिव मास को कंसीडर करते हैं तब हम ये बड़ी ब्रैकेट वाला जो रूल है या बड़ी ब्रैकेट है इसको हम यूज़ करते हैं एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ प्रोडक्ट का मतलब है कि दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस, यानी प्रोडक्ट किन चीज़ों का है, एक्टिव मासेस का, और वो एक्टिव मासेस किन के हैं, रिएक्टिंग सब्सटेंस के। क्लियर। एक्टिव मास को हम एक और नाम भी देते हैं, एक्टिव मासेस को नाम देते हैं मोलर कंसंट्रेशन का। किस चीज़ का, मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन यानी जब हम अमाउंट को मोल्स में लेते हैं। और एवोगैड्रो नंबर तो आपने पढ़ा ही है, हम केमिस्ट्री में जब छोटे से छोटे स्केल की बात करते हैं, छोटे से छोटे लेवल की बात करते हैं तो उसमें मोल आता है, हम मोस्टली वैल्यूज़ मोल में ही लेते हैं। तो मोलर कंसंट्रेशन जो हम लेते हैं उसका एक अपना यूनिट है मोल डेसीमीटर पर क्यूब। ये मोलर कंसंट्रेशन, मोल का नहीं है जस्ट, ये मोलर कंसंट्रेशन का है, यानी उस अमाउंट का है, उन एक्टिव मास की अमाउंट का है जो हम मोल में ले रहे हैं, उसका यूनिट है मोल डेसीमीटर पर क्यूब। और इसको हमने रिप्रेजेंट करना है, जब हमारे पास बड़ी ब्रैकेट ये शो हो रही होगी तो हम बात कर रहे होंगे किसकी, मोलर कंसंट्रेशन की, एक्टिव मास की और उसके मोलर कंसंट्रेशन की। एग्जाम्पल से हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल जनरल एग्जाम्पल है, कोई इसमें रिएक्शन शो नहीं हो रहा कि दो चीज़ें, दो केमिकल्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। एक जनरल एग्जाम्पल है कि a + b
ए और बी यहाँ रिएक्टेंट हैं जो रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, सी एंड डी, जो कि क्या है, प्रोडक्ट। यहाँ रिवर्सिबल रिएक्शन का सिंबल आपको नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर के एफ है और नीचे क्या है, के आर। के एफ फॉरवर्ड को शो कर रहा है, के यहाँ रेट कांस्टेंट है कि फॉरवर्ड रिएक्शन जा रहा है, और नीचे के आर जो है वो रेट शो कर रहा है रिवर्स रिएक्शन का। क्लियर। कांस्टेंट, के कांस्टेंट, फिजिक्स में आप मोस्टली कांस्टेंट जब प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करते हैं तो उसके लिए एक साइन यूज़ करते हैं, कांस्टेंट यूज़ करते हैं जो कि के है। तो जहाँ फॉरवर्ड की बात करेंगे तो हम के एफ लेंगे, और जहाँ रिवर्स की बात करेंगे तो हम क्या लेंगे, के आर। मोलर कंसंट्रेशन इनकी कंसीडर करते हैं, रिएक्टेंट की भी प्रोडक्ट की भी। हमने प्रोडक्ट की यहाँ क्यों लेनी है, क्योंकि हम रिवर्सिबल रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में भी एक टाइम पर हमारा जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट के तौर पर काम कर रहा होता है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट दोबारा से चेंज हो रहा होता है रिएक्टेंट में, तो उस टाइम ये प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट के तौर पर काम कर रहा होता है, एक अंदाजे से अगर हम कंसीडर करें। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन देखते हैं। अब हम रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करें तो इसमें हम 3 तरह की चीज़ों के बारे में बात करेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन के बारे में, रिवर्स रिएक्शन के बारे में और एक्विलिब्रियम के बारे में। फॉरवर्ड रिएक्शन अगर हम देखें, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिपेंड कर रहा है ए एंड बी की मोलर कंसंट्रेशन पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए एंड बी की मोलर कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट पर। आप देख रहे हैं कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक हमने इसको एक्सप्रेस किया है। फॉरवर्ड रिएक्शन को हम ए एंड बी के साथ क्यों कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन तभी होता है जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट की तरफ जा रहे होते हैं, प्रोडक्ट बनाने की तरफ जा रहे होते हैं। तो रिएक्शन कहाँ जा रहा होता है, फॉरवर्ड की तरफ। इसलिए हमारे पास रेट जो है फॉरवर्ड रिएक्शन का वो डिपेंड किस पर करेगा, ए एंड बी पर, यानी कि हमारे रिएक्टेंट स्टार्टिंग रिएक्टेंट पर। प्रोपोर्शनैलिटी को अगर हम ख़त्म करें तो उसके लिए हम एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और ये फॉरवर्ड है इसलिए हम इधर यूज़ कर रहे हैं के एफ को। क्लियर यहाँ तक। देन हमारे पास रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की बात करें, रिवर्स रिएक्शन है, रिवर्स रिएक्शन हमारे पास डिपेंड करता है जब प्रोडक्ट बन जाता है। जब प्रोडक्ट बन जाता है तो वो वापस जा रहा होता है किसकी तरफ, रिएक्टेंट की तरफ। तो यहाँ हमारे पास रिवर्स रिएक्शन डिपेंड कर रहा है सी एंड डी पर, क्योंकि हमारे पास यही प्रोडक्ट है और इन्हीं ने ही रिवर्स होना है, इन्होंने ही रिवर्स रिएक्शन को प्रोसीड करवाना है। तो मोलर कंसंट्रेशन है सी एंड डी के प्रोडक्ट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिवर्स रिएक्शन के रेट के। अगर हम इसकी प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करते हैं तो कांस्टेंट यूज़ करेंगे, रिवर्स के लिए के आर है। ठीक है, यहाँ हमारे पास हमने रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की जो वैल्यू है वो निकाल ली है लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक। ठीक है, अब हम देखते हैं एक्विलिब्रियम स्टेट। जब हमारे पास एक्विलिब्रियम स्टेट एस्टैब्लिश हो जाती है तो हमें पता है तब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। तो हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू देखें तो ये है हमारे पास के एफ वाली, और रिवर्स की देखें तो ये हमारे पास के आर वाली है, यहाँ से जो हमने निकाली थी। अगर हम इन दोनों को इक्वल कंसीडर करते हैं, बल्कि एक्विलिब्रियम पर इन दोनों का इक्वल होना लाजमी होता है, तभी तो एक्विलिब्रियम स्टेट एस्टैब्लिश होती है। तो के एफ और इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ के आर की वैल्यू है, ये दोनों याद रखिएगा क्या है, कांस्टेंट है। ये फॉरवर्ड का कांस्टेंट है और ये रिवर्स का कांस्टेंट है। अगर हम कांस्टेंट को एक साइड पर करते हैं तो यहाँ हमारे पास के आर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जब आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो के एफ ओवर के आर हो गया। तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ मोलर कंसंट्रेशंस वाली वैल्यू हम एक साइड पर कर देते हैं, तो ये जब इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो सी डी के साथ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। के एफ एंड के आर अपने अपने कांस्टेंट है जो फॉरवर्ड एंड रिवर्स को शो करते हैं, लेकिन अभी हम एक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो हम इन दोनों को इक्वल कर देते हैं के सी के। के सी यहाँ क्या है, एक्चुअल में एक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जब हमने ऊपर फॉरवर्ड और रिवर्स के लिए कांस्टेंट यूज़ किए हैं तो एक्विलिब्रियम पर इन दोनों के लिए हम एक एक्विलिब्रियम कांस्टेंट को यूज़ करेंगे। क्लियर। तो इस तरह से हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन और एक्विलिब्रियम स्टेट की वैल्यू हमने लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक निकाल ली। ठीक है, ये आपने अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है।